जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF सीडीएस पर। दोस्तों, आज यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे एक साल में जो आपके सामने समय बचा है आपके CAPF 2025 और CDS 1 2025 के लिए जो आपके सामने टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करा जाए। देखो, अपने टाइम को यूटिलाइज करने का जो पहला प्रोसेस है वो है एक शेड्यूल प्रिपेयर करना। ये सबसे पहला चैलेंज है, एक बेस्ट शेड्यूल जिसमें सब कुछ कवर हो और टाइम टू टाइम वो कंप्लीट हो रहा हो और उसका रिवीजन हो रहा हो। पहली चुनौती। फिर दूसरी चुनौती कि उसको फॉलो करना। ठीक है, पहली है कि उसको बनाना, दूसरी है कि उसको फॉलो करना। इन दोनों की अप्रोच मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं, इस तरीके से कि सर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब शेड्यूल बन गया होगा। शेड्यूल बना तो खैर मैं आपके सामने ही है, वो सब मैं आपको देने वाला हूं। बन तो चुका ही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे ये पूरी की पूरी चीज़ हम लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, तो लगभग ये 10 से 15 मिनट की वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कब क्या कैसे आपको करना है। इनकेस आपको वो सब नहीं जानना है, आप सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए हैं कि मुझे बस शेड्यूल दे दो भाई, मेरा काम बस वहाँ से चालू हो जाएगा, तो सर ये मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ कि हमारी अचीव CAPF की एक एप्लीकेशन है, जाकर उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको हमारे नोट्स सेक्शन में ये पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको अचीव CAPF का लोगो प्ले स्टोर से देखने को मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करें, फिर इसे ओपन करें। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेड क्लास नोट्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। पेड क्लास नोट्स का सेक्शन, जहाँ पर आपको धीरे धीरे सभी PDFs प्रोवाइड की जाएंगी। इसे जब आप ओपन करेंगे तो शेड्यूल और टाइम टेबल सेक्शन में आपको कंप्लीट 1 ईयर की PDF देखने को मिल जाएगी। तो इसे आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके पेस्ट करके अपनी टेबल पर ज़रूर रखें और अपनी तैयारी को कुछ इसके अकॉर्डिंग फॉलो करने की कोशिश करें। तो सर, मैंने आपको ये बता दिया है कि PDF कहाँ मिलेगी। इनकेस आपको सिर्फ PDF से मतलब है तो सर PDF का मैंने आपको बता दिया, आप अपना टाइम ना खराब करके इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बट अब अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये भी बता दो कि इसको इफेक्टिव से इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए, तो सर बस अगले 10 मिनट मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना। समझ लेते हैं कि ये जो जर्नी आपकी आने वाली है इसको आप कैसे लेकर चल रहे होंगे कि आपका सारा सिलेबस बेहतर से बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाए। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी हमारी गेम चेंजर की जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग गेम चेंजर में चल रहे होंगे, और सेम यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। जो मैं शेड्यूल आपको देने वाला हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो सर साइंस आप अक्टूबर में कंप्लीट कर रहे होंगे। 16 सितंबर यानी कि कल से, मंडे से आप 16 सितंबर से अपनी साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस को पहले नंबर पर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये है कि ये आपके CAPF की बैकबोन है। देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपकी बैकबोन है इस एग्जाम को क्लियर कराने में। फर्स्ट साइंस, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड शायद आप गैस ना कर पाएं, थर्ड सर याद रखिएगा मैथ्स आपकी बैकबोन है, मैथ्स। ठीक है, हो सकता है कि इकोनॉमिक्स कुछ बच्चे समझ रहे हो, कुछ पॉलिटी, कुछ हिस्ट्री, नहीं सर मैथ्स को रखना है। इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी बस आप टाइम टेबल पर फोकस करो। पहला साइंस हमने कवर किया, सेकंड ज्योग्राफी हमने कवर किया, फिर जनवरी में इकोनॉमिक्स कवर किया। इकोनॉमिक्स को यहाँ करना जरूरी है क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स आपने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। पॉलिटी इधर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे, देन लास्ट में हमारा मैथ्स होगा। अच्छा सर, यहाँ पर ये मैथ्स यहाँ रखने का मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स यहाँ कर रहे होंगे। देखो, ये तो एक शेड्यूल है कि भाई अगर मैं एक सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूं तो कैसे मेरी पूरी सीक्वेंस होनी चाहिए। पर अगर मैं आपको कहूं कि मैथ्स आपका एक वीक सब्जेक्ट है तो ये वीक सब्जेक्ट आपको यहां पर किसी साइंस या ज्योग्राफी के साथ भी सेकंड फ्रंट पर लेकर चलना होगा। ठीक है, तो सारी डिटेल मैं आपको समझाता हूं। आपने एक ओवरव्यू समझ लिया कि कब हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा बारीकी से समझो, एक एक दिन का एक एक चैप्टर समझो कि कब हम लोग क्या कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारा मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इस पूरे टाइम टेबल को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। इनफैक्ट अभी इसमें और भी बहुत काम होने बाकी है, पर अभी के लिए आप इस टाइम टेबल से चलना शुरू करें। और मैं आपको ये ज़रूर कह देता हूँ कि हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है अचीव CAPF का और अचीव CDS का,
इन्हें आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको हर वीक का एक शेड्यूल दे रहा हूँगा। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि ये पूरी जो PDF है, ये पूरा जो शेड्यूल है 1 ईयर का, ये मैं आपको हमारी एप्लीकेशन पर अभी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पर कई बार क्या होता है ना कि हमें नहीं पता कि यार आगे चलकर कौन से समय पर क्या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो मुझे जो टारगेट है ऊपर नीचे करना पड़े। या तो वो मेरा रीज़न हो सकता है, या फिर सामने हो सकता है कि कोई हॉलीडे आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, कोई घर में समस्या आ जाए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ना वीकली टारगेट भी दूंगा। तो ये ईयरली के लिए, कंप्लीट के लिए तो आप हमारी एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड कर लेना। बट हमारा ये अचीव CAPF का आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ज़रूर रखना है, जहां पर मैं उस समय की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सभी चेंजेस के साथ आपको वीकली टारगेट भी दे रहा हूँगा। ठीक है, तो शुरुआत से समझिए दोस्तों। सबसे पहला टारगेट हम ले रहे हैं साइंस। अब साइंस में भी ध्यान से समझना, सबसे पहले लो केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आप लीजिए केमिस्ट्री, उसके बाद लेना है बायो, उसके बाद लेना है आपको फिजिक्स। अब सर आपकी बुक का पैटर्न भी यही है, और आप अगर नोटिस करेंगे रीसेंट ट्रेंड में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, उसके बाद बायो पूछी जा रही है और फिजिक्स सबसे कम। हालांकि आप पढ़ेंगे तीनों को उसी शिद्दत के साथ, पर यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ, फिर बायो एंड देन फिजिक्स। अब टाइम कितना दे रहे होगे? देखो, एक टॉपिक को 2 हफ्ते का हमने टारगेट डेडिकेट किया है। ठीक है, ये टारगेट टाइम है जो डेडिकेट किया है। इसमें शुरुआत केमिस्ट्री की 9th क्लास से मैटर इन आवर सराउंडिंग से कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे, अब देखो सिंपल समझो, यहां आपके डे लिखे हुए हैं, यहां डेट लिखी हुई है कि किस दिन आपको क्या करना है, और उसके बाद मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वो सारी चीजें हैं। तो मंडे को 16 तारीख को आप पहला टारगेट कर रहे होगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, 1 दिन का टारगेट है, अच्छे से आप इसे कंप्लीट कर लो, समझ लो, इसके क्वेश्चंस लगा लो, और अगर हो सके तो उसी समय शाम को थोड़ा वक्त निकालकर नोट्स भी बना के इसे साइड कर दो। ठीक है, फिर डे 2 पर आता है मैटर कहीं इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर आपको कवर करना है। देन डे 3 पर आता है दोस्तों एटम, ये आपकी 3rd चैप्टर है आपकी 9th क्लास NCERT का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने लिखा है क्लास 11th यूनिट 1। अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज समझना दोस्तों, कहीं जगह ना आपको टारगेट कुछ ऐसे नजर आ रहे होंगे जिसमें क्लास 7th है, क्लास 10th है, क्लास 11th है। देखो दोस्त, आपके एग्जाम में साइंस में रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 बुक की है, जो है 9th और 10th। ये ऐसी बुक है कि आपका जो 90% सिलेबस है वो यहीं से कवर होने वाला है आपके एग्जाम में। पर फिर भी कई बच्चों का ऐसा कहना होता है कि सर मुझे 11th से भी बता दो कि मैं क्या क्या पढूं, कौन से टॉपिक पढूं। तो भाई उन सभी लोगों के लिए जो काफ़ी उत्सुक हैं और सारी पढ़ाई के लिए भी, हायर स्टैंडर्ड की बुक्स के लिए भी, तो मैंने यहाँ पर एक ओपन सोर्स रखा है कि मान लो अगर आप चाहते हो कि यार मुझे कोई ये बता दे कि ये जो चैप्टर है इसको मैं 11th से कैसे लिंक करके पढूं, तो भैया आपके सामने ऑप्शन है 11th क्लास यूनिट 1, जो कि इससे रिलेट किया जा सकता है। तो वो बच्चे इसको पढ़ लें। बट अगर आप नहीं चाहते 11th 12th की सरदर्दी, तो सर उसको मत पढ़िएगा। और अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो सर मैं आपको पूरी तरीके से मना करूंगा कि 11th और 12th को ना उठाएं, क्योंकि भाई जितने भी अभी जो आपने रिसेंट में 1-2 साल में पेपर देखे हैं, सर आप 11th और 12th को भी अगर तैयार करके जाते ना, तो शायद 1 या 2, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो यार 1 या 2 क्वेश्चन के लिए मैं इतनी सारी किताबें, केमिस्ट्री की भाई 2 किताब मेरी 11th में है, 2 12th में है, फिजिक्स में 2 12th में है, 2 11th में है, जो फिर उसके बाद मेरी बायो है इतनी हैवी, यार मैं क्यों इतनी सरदर्दी लूँगा। ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि मैं 9th और 10th करके, जो कि मेरे 80 से 90% क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, मैं उनको करके सेटिस्फाई रहूँगा। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को समझो। पर फिर भी मैंने 11th क्लास रखा है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इच्छुक हैं कि सर मुझे बता दो, बाकी मेरी इच्छा है मैं करूँगा। ठीक है, पर हमें यहाँ पर क्लास 9th और 10th पर ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो यहाँ पर कई जगह ना क्लास 7th भी देखने को मिलेगा। ये 7th उन बच्चों के लिए है जिनको साइंस से लगता है बहुत डर कि सर मुझे कहीं बेसिक्स भी बता दो कि मैं उसको बेसिक से करना शुरू कर दूं। ठीक है, बिल्कुल 0 से। तो वो बच्चे यहाँ पर 7th भी फॉलो कर सकते हैं। पर जो मेन है, जो की है, वो हमारा 9th और 10th है, उसे आप छोड़ेंगे नहीं।
बेशक आप 7th और 11th को स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने बड़े टारगेट्स को देखकर घबरा मत जाइएगा कि यार इतना सारा कुछ एक दिन में कैसे होगा। कायदे से सिर्फ इतना करना है आपको। ये तो उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए है जिनको चीजें थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए। क्लियर है, यहां पर ये पूरा समझ में आ रहा है। देखो भाई, एक चीज आपको और देखने को मिल रही होगी कि सर ने डेली टारगेट दिया हुआ है, कहीं पर तो ऑफ दिया ही नहीं है, हम कैसे इन सब चीजों को पूरा कर पाएंगे, टाइम निकाल पाएंगे। सर ये पूरी तरीके से टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है कि आप ये मैटर का चैप्टर एक दिन में कवर कर सकते हो, उतना बड़ा बात नहीं है। फिर देन ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर आप आसानी से कवर कर सकते हो। और इनफैक्ट हमारे पास संडे है, हमारे पास बीच में कहीं कहीं पर बैकलॉग्स के लिए भी मैंने टाइम दिया है। मतलब इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि आपको वो समय मिले जहां पर आप अपने बैकलॉग भी कवर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब सेकेंड वीक हमारा केमिस्ट्री का, तो यहां पर आप देखोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखो ये 10th की केमिस्ट्री आ जाती है जो कि थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पर मैंने आपका हर उस दिन के बाद एक गैप रखा है जिसमें आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, फिर पढ़ो, फिर उसकी सेकंड रीडिंग लगाओ जो चैप्टर आपने पढ़ा है, और उसके नोट्स प्रिपेयर करो। भाई ये प्रोसेस ना बहुत जरूरी है आपके एंड टाइम के रिवीजन के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, अगर आप इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो यानी कि आपकी तैयारी अधूरी है। आपको ये समझ ही नहीं है कि ये चैप्टर आपने पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया, पर आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें से पूछा कैसे जाने वाला है। उसके बाद सेकंड रीडिंग फिर से लगानी जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में कई बार चीजें स्किप हो जाती हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है। जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तब हमें समझ में आता है कि यार मुझे इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था। एंड लास्ट में अपने नोट्स उसके तैयार करके खत्म कर दो, ठीक है। सेम आपका इसी तरीके से मेटल नॉन मेटल का टॉपिक है, उसी तरीके से कार्बन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। बीच बीच में आपको टाइम दिया है अच्छा खासा, और यहाँ पर संडे को तो अगर आपका बैकलॉग है तो कवर करो, नहीं है तो जिंदगी को भी जियो, ठीक है। बस पढ़ते ही नहीं रहना है, अपना माइंड को फ्रेश भी करना है, एंजॉय। ये आपका केमिस्ट्री खत्म। नेक्स्ट पर आते हैं बायो। अब बायो कैसे शुरू करोगे, वही है 9th से शुरुआत करते हैं। सेल कहां कहां से कनेक्टेड है, 8th भी दे रखा है, 9th भी दे रखा है, 11th भी दे रखा है, पर आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ 9th। जिसको शुरू से करना है वो 8th से शुरुआत करे, जिसको थोड़ी सी ज्यादा चाहत है इस चैप्टर की वो 11th को भी कर ले, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो ब्रेक रखा है, फिर टिश्यू का चैप्टर है, फिर ब्रेक है, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब देखो एक चीज और समझो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल जितना बड़ा चैप्टर है टेस्ट टिश्यू भी उतना ही बड़ा चैप्टर हो। दोनों में डिफरेंस है, लेंथ में भी और अंडरस्टैंडिंग में भी। सेल में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो कई बार ऐसा होगा कि एक दिन में आपका टारगेट नहीं खत्म हो रहा है, तो सर उसको लेकर ना हताश मत होइएगा कि परेशान हो जाओ कि यार मेरा तो टारगेट खत्म ही नहीं हुआ। कोशिश करो, हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो ये अगला दिन आपने यहाँ पर रखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, दोबारा रीडिंग के लिए, नोट्स के लिए। नहीं होता है तो सर जैसे यहाँ पर टिश्यू का एक एग्जांपल ले लो। टिश्यू उतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि यहाँ पर मैं इसको 2 दिन दूं, हो सकता है कि एक दिन में भी खत्म हो जाए, तो फिर यहाँ एक दिन में खत्म करके अपना कोई पुराना बैकलॉग उठा लो। मतलब आपको ये एडजस्ट करना होगा जैसे तैसे भी, ठीक है। मेहनत करनी होगी अगर सिलेक्शन लेना है। अगर आप रोते रहोगे कि यार इतना सब कुछ कैसे करूं, एक भाई का कमेंट देखा था कि सर तो इतना कुछ दे देते हैं कि ये कवर नहीं होता है एक एक दिन में। देखो भाई, आपके सामने ये पूरा का पूरा टाइम टेबल आपके सामने है। आप मुझे इसमें से एक दिन बता दो कि सर ये वाला उठाकर यहां कर दो, ये वाला उठाकर वहां कर दो, या फिर इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दो। मैं आप कहोगे ना तो मैं ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ना इसको खींच के बड़ा कर दूंगा, पर मुसीबत आपकी हो जाएगी। क्यों? ये जो शेड्यूल मैंने इतना टाइटली पैक्ड बनाया है ना, वो इसलिए बनाया है कि एंड में जाकर करीबन 2 महीने पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और उसके बाद लास्ट में करीबन 2 महीने 60 से 70 दिन आपको 2 से 3 बार रिवीजन करने के, उसको टेस्ट लगाने के, अपने बाकी सारे बैकलॉग्स को कवर करने के, करंट अफेयर को करने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। आप कहोगे तो मैं तो इसे जून तक, जुलाई तक खींच दूंगा। तो इस चीज को समझो कि अगर मैंने बहुत टाइटली इस शेड्यूल को बनाया है तो पहली बात तो ये फिजिबल है पूरी तरीके से। 90% स्टूडेंट इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 10% है उनको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना होगा। भाई कंपटीशन समझो इस फील्ड का, ठीक है। तो ये फिजिबल है, और एंड में अगर आपको रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। तो सर हर चीज को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बारीकी को ध्यान में रख के मैंने शेड्यूल बनाया है कि एंड में रिवीजन के लिए भी आपको 2 महीने मिले,
तो ये पूरा शेड्यूल सर आप देखेंगे मई में खत्म हो जाएगा, फिर जून जुलाई आपका है, दबा के रिवीजन करो, दबा के टेस्ट लगाओ, ठीक है। ये टिश्यू हो गया, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। अब देखो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिल रहा है बैकलॉग के लिए भी, है ना, इस चैप्टर के लिए भी, तो टाइम बीच बीच में मिलेगा आपको। उसके बाद लाइफ है। अब देखो ये लाइफ है, ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए, तो इसके पीछे मैंने संडे खाली रखा है, वहाँ से शुरुआत कर दो, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे भी खाली रखा है, यहाँ पर कर लो। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उतना बड़ा चैप्टर है ही नहीं कि इसको 2 दिन में कवर किया जाए, तो देखो मैंने टाइम तो हर किसी को 2-2 दिन का दिया है, क्योंकि ये बच्चे पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि किसी को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में वक्त लग जाए, पर 80% 90% इसको शायद 1 दिन में भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप लाइफ प्रोसेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से स्मार्टली आप इस पर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। फिर रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ये आपका रहा। उसके बाद आपका फिजिक्स पर आ जाओ। थोड़ा सा जल्दी से खींच रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं यहाँ पर। मोशन आपका, देन ब्रेक, इसमें PYQ करो, एनालाइज करो, सेकेंड रीडिंग, प्रिपेयर नोट्स, ये सारा काम करो इसमें। ग्रेविटेशन पढ़ो, यहाँ पर जो आपका चैप्टर है 9th क्लास का। फिर साउंड वाला चैप्टर तैयार करना है आपको। फिर आप 10th क्लास के NCERT में आ जाओ, लाइट एंड आई। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पर आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है 41 डेज में। 26 ये आपका अक्टूबर आ जाएगा, 26 अक्टूबर को आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत मैंने आपको कहा कि अब अगले सब्जेक्ट पर जंप करो ज्योग्राफी पर, नहीं सर। यहाँ देखो, यहाँ खत्म हो रहा है 27 तारीख को हमारा साइंस, और मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया 4 नवंबर से, यानी कि एक पूरा का पूरा हफ्ता आपको एडजस्ट करने के लिए दिया है कि मान लो मेरा साइंस इन 6 हफ्तों में, 6 वीक में कहीं से कहीं तक छूट गया है, तो चलो मैं उसको कवर कर लेता हूँ। तो जो बच्चे परेशान रहते हैं ना कि सर तो टाइम नहीं देते, सर आप नोटिस करेंगे ना तो मैंने हर जगह वो टाइम दिया है जहां पर आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि सर आपको एक एक चीज़ को करने के लिए 4-4 दिन चाहिए, फिर ये एग्ज़ाम भाई आपके लिए नहीं है, ठीक है। माफ़ करना ये कहते हुए, पर ये नहीं है आपके लिए एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर आपको इसे एक बार में ही निकालना है तो सर कुछ इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो ये भी डिवाइड करो कि कितने वीक में आपका क्या कवर हो रहा होगा। जैसे हमने नोटिस किया कि 2 हफ्ते में हमने पूरा केमिस्ट्री कवर किया, अगले 2 हफ्ते में मेरा बायो हुआ, नेक्स्ट 2 में मेरा फिजिक्स हुआ। अब यहाँ पर ना ज्योग्राफी को भी डिवाइड करो, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 हफ्ते में आपकी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए। ज्योग्राफी थोड़ा सा और यहाँ पर लगेगा कि यार ज़्यादा मेहनत लग रही है, पर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है, मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन का टाइम निकालना है, तो वक्त देना पड़ेगा भाई। यहाँ पर अब एक चीज़ को और समझना कि यहाँ पर जो 7th और 11th लिखा है ना, ये दोनों करना है। जैसे मैं साइंस में क्या कह रहा था कि 11th छोड़ दो, वहाँ सिर्फ वही बच्चे पढ़ो जिसको इंटरेस्ट है, पर यहाँ पर 7th 11th दोनों पढ़ो। और ज्योग्राफी को पढ़ने का एक सबसे प्यारा तरीका जो लोग नहीं फॉलो करते हैं वो है पैरेलल स्टडी, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा ज्योग्राफी की कि कैसे पढ़ना है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट को टारगेट करके आपको वीडियो देनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपल मैसेज कर दीजिएगा सब्जेक्ट वीडियो, ठीक है, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो देना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर पैरेलल स्टडी करनी है, कैसे करनी है देखो। देखो हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक, इसको तैयार करना है। कैसे करोगे, क्लास 7th का चैप्टर 2 उठाओ, इनसाइड ऑफ द अर्थ। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने मेंशन किया है कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, रीड ओनली इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड नॉट द रॉक एंड मिनरल वाला पार्ट, तो सिर्फ ये पढ़ो। फिर उसके बाद क्लास 11th का इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जहां पर रीड करो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर अर्थक्वेक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहां पर भी ऐसा नहीं कि कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, जितना मैंने यहां पर बताया, क्योंकि सिर्फ इतनी डिटेल आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी देगी, ठीक है। देखो पढ़ने का सिस्टम समझो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि चलो 6th कर लो पहले भाई, फिर 7th कर लो, फिर 8th करो, फिर 9th करो, फिर 10th करो। ये बच्चे करते हैं, आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सारी बुक एक समान है, इनको पैरेलल बेसिस पे पढ़ना होगा आपको, ठीक है। सेकंड टॉपिक है वॉल्केनो, तो इसको भी क्लास 11 चैप्टर 3 और क्लास 11 चैप्टर 4 से लिंक किया है मैंने, साथ में मैप्स रखे हैं, तो ये मैप्स भी तैयार करने हैं, ठीक है।
अब ये दोनों चैप्टर आपने तैयार किए, अगला दिन इसके बैकलॉग के लिए इसका एनालिसिस, सेकंड रीडिंग, नोट्स वगैरह तैयार करो, सब कुछ इस पर काम करो, वो यहाँ पर मैंने टाइम दिया है। फिर रॉक्स आपका यहाँ पर चैप्टर है, इसमें भी पैरेलल स्टडी का टॉपिक दिया है। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये मैंने टाइम दिया है। लैंडफॉर्म, ये सब दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ क्लाइमेटोलॉजी पे, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर है एटमॉस्फेरिक, टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कहाँ से सोर्स क्या है इसका, ये है चैप्टर 4, चैप्टर 8, क्लास 7, क्लास 11। फिर ग्लोब आपका, अब इसमें क्लास 6 में ग्लोब भी है टॉपिक, तो वो भी बहुत बड़ा नहीं है। क्लास 6 में तो भाई 2-2 पेजेस के चैप्टर होते हैं, तो यहाँ जो इतना सारा देख रहे हो ना कि यार इतना कुछ, ये अगर करने निकलोगे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद इंसोलेशन, और फिर ये सेकेंड रीडिंग आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है बीच में। इसका मतलब सर एक तरीके से ये आपके रिसर्च के लिए टाइम दिया है कि आप इसके PYQs को खोजो, उन पर काम करो, सेकेंड रीडिंग करो, नोट्स बनाओ। अब देखो यार, बहुत ही आराम से मैं आपको एक बात और समझाता हूँ कि आपको लगता है कि सर गेम चेंजर का इतना क्यों चार्ज करते हैं, है ना, तो ऐसा क्या ही देते हैं सर चार्ज करने के पीछे। सर इस बात को समझो कि जो भी चीज़ मैं आपको भी ये बता रहा हूँ, ये जो टाइम टेबल है, अभी अगर आप गेम चेंजर का पार्ट नहीं हो तो ये सिर्फ पूरी आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपकी मदद के लिए आपको ये पूरा शेड्यूल दिया है जो आपको अपने दम पर फॉलो करना है। और आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो गेम चेंजर में, तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपको इसके क्वेश्चंस देना, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक पर तैयार करना, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको दूंगा। ये सेकेंड रीडिंग आपको लगानी कैसे है, ठीक है, आपने तो अपने बेसिस पे पढ़ लिया, जैसे तैसे पढ़ना था, पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट इसको कैसे पढ़ रहा होगा और समझ रहा होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी क्या है कि आपको नोट्स बनाने में भी बहुत ही परेशानी आने वाली है, पर वही है, करना तो है ही है, देखो सिलेक्शन लेना है, तो ये नोट्स कैसे बनाने हैं बेहतरीन तरीके से, ये मेरी जिम्मेदारी है। इनका एनालिसिस, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जब मैं गेम चेंजर में कॉस्ट ले रहा हूँ भाई, मैं पैसा ले रहा हूँ, मेरी टीम पीछे मेरे से पैसा ले रही है, तो कुछ आपको दे रही होगी, ठीक है, तो बस वही चीज़ है जो हम चार्ज करते हैं दोस्तों। बाकी अगर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप खुद कर सकते हो, तो सर आप गेम चेंजर क्या किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो बस ये चीज़ है जो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे टॉपिक पर आ जाते हैं, विंड एंड साइक्लोन यहाँ पर है। विंड एंड साइक्लोन को थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब आगे आ जाता है आपका क्लाइमेट। अब देखो यहाँ पर ओशनोग्राफी शुरू हो जाएगा। क्लाइमेट अच्छा चैप्टर है, टाइम लेगा, तो 2 दिन दिए हैं यहाँ पर, डे 15, यहाँ पर डेज भी देखते रहना, डेट भी देखते रहना। वक्त दिया है एनालिसिस का, सेकंड रीडिंग का, नोट्स प्रिपेयर करने का, टाइम हर जगह देखने को मिलेगा। अब ओशनोग्राफी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर 2 ही चैप्टर हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओशनोग्राफी एक वाटर ओशन का है आपका, और एक ये आपका चैप्टर 14 है, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। तो ओशनोग्राफी में बहुत ज़्यादा नई कॉन्सेप्ट है आपके, जो भी है मैंने यहाँ पर मेंशन किया। फिर बीच में हमारा कहीं एक मिसिंग था, सोलर सिस्टम का टॉपिक। मैंने आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में एक सोलर सिस्टम नहीं दिया था, तो वो यहाँ पर कवर कर लिया एक तरीके से मिसलेनियस में, यहाँ जो दिया है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल समझ में आया। उसके बाद अब देखो, आपने क्लाइमेटोलॉजी समझ लिया, जियोमॉर्फोलॉजी समझ लिया, ओशनोग्राफी समझ लिया। अब आ जाओ इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी को 2 हफ्ते दीजिए। कैसे कैसे? पहला टॉपिक एन ओवरव्यू, इंडिया का ओवरव्यू, जो कि आपको यहाँ पर पैरेलल बेसिस पे तैयार करना है, और साथ में एक मैप भी तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद फिजियोग्राफी ये शुरू कर दो, जिसमें फिजियोग्राफी एक बहुत अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग मैंने 3 दिन दिए हैं यहाँ पर, ट्यूसडे, डे 23, डे 24 और डे 25। ये 3 दिन में आपको फिजियोग्राफी खत्म करना है। मुझे लगता है कि 3 दिन बेस्ट सर, इससे ज़्यादा वक्त मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ना इस टाइम टेबल का फायदा ये भी हो रहा होगा कि आपको पता चल रहा है कि कितने दिन में मुझे क्या कंप्लीट करना है, ठीक है, और वो कैसे कैसे पढ़ना है। सर आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही मतलब मैं बार बार ये इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। ये जो टाइम टेबल आपके सामने है सर, ये बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना सर, तो सर आपका सिलेबस सबसे बेस्ट इफेक्टिव वे से तैयार हो चुका होगा, ठीक है। फिर देखो, फिजियोग्राफी के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ड्रेनेज। अब ड्रेनेज के लिए भी मैंने 3 दिन दिए हैं, क्योंकि ये भी अच्छा खासा, इसमें पूरे इंडिया का ड्रेनेज आपको समझना पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, सारा ड्रेनेज पैटर्न। तो 3 दिन में इसका डायग्राम, नोट्स पढ़ा के, 1 रीडिंग 2 रीडिंग लगा के, दिन रात की मेहनत करके इसे खत्म करना। आराम के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचना, आराम के लिए टाइम बीच में दिया है, पर मेहनत में कमी मत छोड़ना भाई।
क्लाइमेट, वेजिटेशन, गैप है बीच में, पॉपुलेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। थोड़ा जल्दी लेकर चलते हैं, अभी तो बहुत लंबा है पूरा टाइम टेबल, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा डिस्कस करने में। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, रिसोर्सेस। अच्छा देखो, 2 हफ्ते में अपना इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गया, अब शुरू होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। 1 हफ्ते में ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म करो, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ यही टॉपिक है। आपकी जो 12th क्लास की जो बुक्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है एक दूसरे से, और बीच में भी 10th क्लास से लिंक है, तो पूरा का पूरा कैसे लिंक करके पढ़ना है मैंने सब बता दिया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने रखा है एनवायरमेंट। ये आमतौर पर आप लोग छोड़ देते हो, मैंने एनवायरमेंट को भी पूरा 1 हफ्ता दिया है ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद। साइंस और ज्योग्राफी 2 खत्म किया, एनवायरमेंट फिर हमने उसके बाद स्टार्ट किया, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें आप मेरे यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा टारगेट नहीं दिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और कंक्रीटाइज करनी पड़ेंगी आपको। मतलब यहाँ पर मैं किसी एक सोर्स को नहीं दे सकता, यहाँ पर कोई इन्वायरमेंट का सोर्स नहीं है, तो मुझे कुछ देखना होगा कि आपको कहाँ से मैं इस चीज़ के लिए तैयार करने के लिए कहूँ, ठीक है। तो ये जब हमारा ये टारगेट आएगा वीक 1 का करीबन 16 आपका नवंबर में, तो तब मैं जब ये वीकली टारगेट दे रहा हूँ ना, तो इसको एक अच्छा सा टारगेट बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस समय, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट खत्म। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। अब ये इकोनॉमिक्स यहाँ पर है, जिसमें शुरुआत आप 5 ईयर प्लान से करिएगा। देन उसके बाद नेशनल इनकम, गैप अच्छा खासा रखा है। 4 हफ्ते इकोनॉमिक्स को देने हैं, 4 हफ्ते में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जानी चाहिए। 7 चौक 28, यानी कि पूरा 1 महीना हम इकोनॉमिक्स को दे रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नेशनल इनकम चल रहा होगा, बैंकिंग, मनी बैंकिंग चल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर अब बच्चों का कहना होगा कि सर सोर्स तो बता दीजिए, इसके लिए क्या हो सकता है। देखो, सोर्स की भी एक वीडियो वैसे तो मैं अलग लेकर आऊँगा, पूरी सोर्स और स्ट्रेटेजी। यहाँ तो टाइम टेबल समझ लो, पर फिर भी इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th क्लास और 12th क्लास की जो NCERTs हैं आपकी, मैक्रो और माइक्रो, वहाँ से इसको तैयार करना है। टॉपिक जो आपको मैं दे रहा हूँ वो वहीं से ही दे रहा हूँ लिंक करके, ठीक है, कि आपके पास NCERT एक सोर्स रहे। फिर इन्फ्लेशन, बीच में आपको बैकलॉग का कवर करने का वक्त भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा दे दिया है। इधर फिर एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट फंक्शंस एंड स्कोप, इकोनॉमिक सर्वे। 10 टॉपिक में आपकी पूरी इकोनॉमिक खत्म। करंट अफेयर से इसको फैच करते रहना, ठीक है। जो साइड में करंट अफेयर चल रहे होंगे वो जरूर तैयार करते रहना। इसके बाद आ जाते हैं सर आपका पॉलिटी। 2 वीक का टारगेट है पॉलिटी का। देखो, जनवरी में हमारा ये कवर हो रहा होगा। अच्छा, हर जो एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ना दूसरे सब्जेक्ट दोनों के बीच में मैं आपको 1 हफ्ते का गैप जरूर दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर 26 जनवरी को ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ 3 फरवरी से ये शुरू हो रहा है, तो 1 हफ्ते का गैप आपको यहाँ मिल गया। तो जब आप यहाँ पर पॉलिटी शुरू करेंगे तो वही आपकी जो पॉलिटी डिवाइडेड है, लक्ष्मीकांत। अब देखो, एक साथ उस मोटी सी किताब को मत देखना, बस मैं जो जो टारगेट आपको दे रहा हूँ ना वो फॉलो करो। पहले 2 चैप्टर आपको इधर 2 दिन में कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, इसका मतलब एक तरीके से बैकलॉग कवर करने का वक्त आपको मिल गया। फिर यहाँ पर अगले 2 चैप्टर आपको यहाँ पर अगले 2 दिन में कवर करने हैं। यूनियन एंड टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, ये अगले 2 दिन में कवर करने हैं। लास्ट में टाइम मिल जा रहा है, अगर ये चीज़ें नहीं कवर हुई हैं तो यहाँ बैकलॉग में संडे के दिन उसे कवर कर लो। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट, यहाँ पर 2-3 दिन दिए हैं संडे को, इधर यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे। फिर DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 2 दिन दिए हैं मैंने। अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, सर बहुत ही छोटे से 1-1, 2-2 पन्ने के पेजेस चैप्टर्स हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगना, तो 1 दिन में इसको कवर करके साइड करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंपेयर करके पढ़िएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर सिस्टम भी समझाया है कि पढ़ने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ा और फिर हमने जो सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉलो करी, नहीं। टाइम बचाना है, ठीक है, अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करके पढ़ना है कि जो प्रेसिडेंट है, तो जो प्रेसिडेंट है उसकी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो गवर्नर से कहीं ना कहीं लिंक होती हुई नजर आएंगी, तो आपके लिए पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद बैकलॉग यहाँ पर कवर कर लोगे। फिर पार्लियामेंट है, 2 दिन दिए हैं इधर, पीछे संडे का दिन भी आपको पार्लियामेंट शुरुआत करने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट है जैसे सेंटर में, तो इस तरीके से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है, तो ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर इधर कवर करने के लिए दे दिया बैकलॉग को, तो एक तरीके से 4 दिन मिल रहे हैं आपको ये पूरा पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को समझने के लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप और इंडियन स्टेट रिलेशनशिप, इस तरीके से यहाँ पर आप 1-1 दिन में ये कवर कर रहे होंगे। इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पूरी जुडिशरी सिस्टम आप देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1 दिन, हाई कोर्ट 1 दिन, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जहाँ पर 2 टॉपिक हैं वो इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पंचायती राज 1 दिन में, म्यूनसिपैलिटीज 1 दिन में, देन आपका इमरजेंसी आ जाता है, ठीक है। ये आपका तरीका यहाँ पर
लक्ष्मीकांत को कवर करने का। लास्ट में देखो पूरा एक वीक मैंने यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को दिया है, तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिक्स को तो आप तैयार करिएगा और पॉलिटी का जो भी बैकलॉग बचा है वो यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आपका पॉलिटी भी इस तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लास्ट में बचता है आपका कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पर समझिए सर कि हिस्ट्री को हम लोग कैसे कवर कर रहे होंगे। 2 वीक का टारगेट आप एंशिएंट हिस्ट्री को बनाइएगा, ठीक है, जिसमें आपकी शुरुआत होनी है हड़प्पन सिविलाइजेशन। चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है, बुक का नाम दिया हुआ है, थीम 1 चैप्टर 1। 1 दिन का गैप दिया है उसको बैकलॉग को तैयार करने में, मतलब 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक दिया है, इसके लिए भी आगे आपकी देखो होली आने वाली है, उस समय मार्च की बात हो रही होगी, 13-14 मार्च। हमने ध्यान रखा है आपके फेस्टिवल्स का भी, तो कोई फेस्टिवल्स आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको जो है वक्त दिया है, तो ये आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। देन उसके बाद टॉपिक 3 आपका ये रहने वाला है, सोर्स आपको यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैनिज्म बुद्धिज्म। अब देखो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को भी हमने इंक्लूड किया है। एक चीज़ को ध्यान रखा है, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ये आपको तैयार करना है। बुक आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, वहाँ से आप फॉलो करेंगे। देन मिसलेनियस में कुछ ये सारी चीज़ें हैं। अब ये मिसलेनियस कहाँ से करना है, कैसे करना है, देखो अभी तो ये कंप्लीट एक शेड्यूल मैंने आपको पूरा आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जो हम कर रहे होंगे इस समय पर ऐसे ऐसे। जब हम उस वीकली बेसिस पर जब काम कर रहे होंगे ना, ये चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना। जब हम वीकली बेसिस पर वर्क कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको बता रहूँगा कि अब ऐसे करो, बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखो, अब इसको ऐसे फॉलो करो। तो वहाँ पर मैं मिसलेनियस का भी आपको सोर्स बता रहा हूँ उस समय। ठीक है, नेक्स्ट अब आप 1 हफ्ते मिडिवल को दीजिए। तो मिडिवल भी कहाँ से करोगे, इसके लिए भी थीम्स एनसीईआरटी है, सिर्फ उतना ही फॉलो करना है। सारे चैप्टर्स मैंने उस तरीके से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। नेक्स्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री को 4 हफ्ते में करना है, छोटी नहीं है। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो अब नहीं आते हैं, पर फिर भी करना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वक्त मॉडर्न हिस्ट्री ही लेती है आपकी हिस्ट्री में। 4 वीक देखेंगे आप यहाँ। पूरी स्पेक्ट्रम को कैसे कैसे करना है देखो यहाँ पर पूरा डिवाइड करके दिया है। शेड्यूल आपको आपकी जो है हमारी अचीव सीएपीएफ की एप्लीकेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये कंप्लीट हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स को देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एज, ये आपके टॉपिक है। देन टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, SICI, कोडिंग डिकोडिंग, और फिर ये आपकी रीजनिंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, जो ये आप लास्ट में मैथ्स देख रहे हो। सर मैथ्स को ना कोशिश करो कि कहीं इनिशियली आप किसी भी टारगेट के साथ पैरेलली लेकर चलने की। जहाँ आप साइंस कर रहे होगे या ज्योग्राफी कर रहे होगे, जैसे मान लो ऐसा नहीं होगा कि आप सभी का साइंस वीक होगा या ज्योग्राफी वीक होगा। कहीं पर भी आपका साइंस मान लो एक स्ट्रेंथ है या ज्योग्राफी एक स्ट्रेंथ है, वहीं पर पैरेलली मैथ्स को 1-1 घंटा 2-2 घंटा देना शुरू करो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो वक्त लेती है। अब यहाँ पर हम इसे कर रहे हैं 1 मई में जाकर, तो 1 मई में ये आपका कंप्लीट नहीं होगा। बस यहाँ इसको क्या है कि प्रैक्टिस के लिए रखिए, पर तैयारी इस मैथ्स की ना इसको शुरू से ही लेकर चलो। लाइक आप इस महीने या अगले महीने से 1-1, 2-2 घंटे मैथ्स को देना शुरू करो अगर आपका मैथ्स वीक है। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी। 3 सब्जेक्ट आपके इस एग्जाम के पिलर बनने वाले हैं, एक साइंस, एक ज्योग्राफी, एक मैथ्स। ठीक है, SGM। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट टाइम टेबल रहा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये टाइम टेबल आपको पसंद आया होगा। इस पूरे टाइम टेबल की PDF हमारी एप्लीकेशन पर आपको नोट्स सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। इस चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा CAPF CDS के लिए। वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको आराम से वीक बाय वीक, डे बाय डे सब कुछ कवर करा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।